ये एक संविधान के इम्पोर्टेंट 400 क्वेश्चंस की सीरीज है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर देखें। प्रश्न 351, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड और लोक लेखा पब्लिक अकाउंट में मुख्य अंतर क्या है? विकल्प है ए, संचित निधि पर सीएजी का ऑडिट होता है, लोक लेखा पर नहीं। बी, संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति चाहिए, लोक लेखा से नहीं। सी, संचित निधि में केवल कर राजस्व होता है, लोक लेखा में ऋण। डी, लोक लेखा का उल्लेख संविधान में नहीं है। सही उत्तर है बी, संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति चाहिए, लोक लेखा से नहीं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। संचित निधि अनुच्छेद 266(1) में सरकार की सभी प्राप्तियां, राजस्व और ऋण जमा होती है और इससे कोई भी धन बिना संसद की अनुमति यानी विनियोग विधेयक के नहीं निकाला जा सकता है। वहीं लोक लेखा अनुच्छेद 266(2) में वह धन होता है जो सरकार एक बैंकर के रूप में रखती है, जैसे भविष्य निधि, छोटी बचतें। यह जनता का पैसा होता है, इसलिए इसे वापस करने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। कर्मचारी भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, डाक जमा और न्यायिक जमा लोक लेखा के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। दोनों निधियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्ट्समैन के रूप में किसे जाना जाता है? विकल्प हैं ए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, बी, बी.एन. राव, सी, एस.एन. मुखर्जी, डी, के.एम. मुंशी। सही उत्तर है सी, एस.एन. मुखर्जी। व्याख्या, यह एक बहुत ही विशिष्ट तथ्य है। जबकि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे, एस.एन. मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। उनका कार्य सभा के निर्णयों को जटिल कानूनी भाषा और प्रारूप में ढालना था। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं उनकी इस अद्वितीय क्षमता की बहुत प्रशंसा की थी। महत्वपूर्ण बिंदु, बी.एन. राव ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था, जिस पर प्रारूप समिति ने काम किया था। डॉक्टर अंबेडकर को उनके नेतृत्व और वैचारिक योगदान के कारण संविधान का जनक कहा जाता है। क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है? विकल्प हैं ए, हाँ, यह संविधान का भाग है। बी, नहीं, यह प्रवर्तनीय नहीं है। सी, हाँ, लेकिन केवल मौलिक अधिकारों के साथ। डी, यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। सही उत्तर है बी, नहीं, यह प्रवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और दर्शन को दर्शाती है और संविधान की व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, लेकिन इसकी व्यवस्थाओं को सीधे तौर पर किसी भी न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप केवल इस आधार पर अदालत नहीं जा सकते हैं कि सरकार प्रस्तावना में दिए गए किसी आदर्श का पालन नहीं कर रही है। केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। यह गैर न्यायिक होने के बावजूद संविधान निर्माताओं के इरादों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 354, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350(a), अनुच्छेद 350(b) या अनुच्छेद 351। सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 350(b). इस पद का सृजन मूल संविधान में नहीं था। इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया था, जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर आधारित था।
अनुच्छेद 350 बी के तहत राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। ये अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त यानी कमिश्नर के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 355 भारतीय संविधान की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? विकल्प है ए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी न्यायिक समीक्षा की शक्ति से, सी विपक्षी दल के नेता से, डी भारत के प्रधानमंत्री से। सही उत्तर है बी न्यायिक समीक्षा की शक्ति से। ब्रिटेन के विपरीत जहां संसद संप्रभु है और कोई भी कानून बना सकती है, भारत में संसद की शक्तियां असीमित नहीं है। भारतीय संसद की संप्रभुता पर सबसे बड़ी सीमा न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। यदि संसद कोई कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों, विशेषकर मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत का संघीय ढांचा और लिखित संविधान भी संसद की शक्तियों को सीमित करते हैं। भारत ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक संतुलन अपनाया है। प्रश्न 356 शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 का मामला किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए चुनाव सुधार, बी मृत्युदंड पाए दोषियों की दया याचिकाओं में देरी, सी सूचना का अधिकार, डी आरक्षण नीति। सही उत्तर है बी मृत्युदंड पाए दोषियों की दया याचिकाओं में देरी। इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड के दोषियों द्वारा दायर की गई दया याचिकाओं के निपटारे में होने वाली अनुचित और लंबी देरी के मुद्दे पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि दया याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी या दोषी के मानसिक स्वास्थ्य जैसे कारक उसके मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का आधार हो सकते हैं। इस निर्णय ने अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के दायरे को और व्यापक बनाया। इसने दया याचिकाओं के निपटारे के लिए प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश भी स्थापित किए। प्रश्न 357 भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? विकल्प हैं ए दुर्गेश नंदिनी, बी कपाल कुंडला, सी आनंदमठ, डी देवी चौधुरानी। सही उत्तर है सी आनंदमठ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृत और बंगाली में की थी, उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ यानी 1882 में प्रकाशित का एक हिस्सा था। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत बन गया था। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। प्रश्न 358 संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या दर्शाता है? विकल्प हैं ए संविधान का स्रोत जनता है, बी भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सी भारत में संप्रभुता जनता में निहित है, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रस्तावना के ये प्रारंभिक शब्द भारतीय राजव्यवस्था के बारे में कई गहरी बातें कहते हैं। यह स्पष्ट करते हैं कि इस संविधान को किसी बाहरी शक्ति ने नहीं थोपा है, बल्कि इसे स्वयं भारत के लोगों ने बनाया और अपनाया है। यह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्थापित करता है, जिसका अर्थ है कि देश में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है और सरकार जनता से ही अपनी शक्ति प्राप्त करती है। यह वाक्यांश संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। यह पूरे संविधान को एक लोकतांत्रिक और जन केंद्रित आधार प्रदान करता है। प्रश्न 359 संसद की विभागीय स्थायी समितियों यानी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर हुई? विकल्प हैं ए लोक लेखा समिति, बी नियम समिति यानी रूल्स कमेटी, सी प्राक्कलन समिति, डी विशेषाधिकार समिति। सही उत्तर है बी नियम समिति यानी रूल्स कमेटी। भारत में 17 विभागीय स्थायी समितियों की व्यवस्था 1993 में लोकसभा की नियम समिति की सिफारिश के आधार पर शुरू की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य संसद द्वारा सरकार पर वित्तीय नियंत्रण को और अधिक विस्तृत, व्यवस्थित और प्रभावी बनाना था। बाद में 2004 में ऐसी 7 और समितियां बनाई गईं, जिससे इनकी कुल संख्या 24 हो गई। इन 24 समितियों में से 16 लोकसभा के अधीन और 8 राज्यसभा के अधीन कार्य करती हैं। प्रत्येक समिति मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करती है, विधेयकों की समीक्षा करती है और उनकी वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करती है। प्रश्न 360, वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 117, डी अनुच्छेद 118। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 उन वित्तीय विधेयकों से संबंधित है जो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा में पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं। अनुच्छेद 117(1) और 117(3) में 2 प्रकार के वित्त विधेयकों का वर्णन है, जिन्हें पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें पारित करने की प्रक्रिया में राज्यसभा को धन विधेयक की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है। प्रश्न 361, किस संविधान संशोधन ने ये प्रावधान किया कि मंत्रिपरिषद का आकार केंद्र और राज्य दोनों में सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? विकल्प हैं ए 86वां संशोधन 2002, बी 91वां संशोधन 2003, सी 93वां संशोधन 2005, डी 97वां संशोधन 2011। सही उत्तर है बी 91वां संशोधन 2003। दल बदल को हतोत्साहित करने और विशालकाय मंत्रिमंडलों पर अंकुश लगाने के लिए 91वां संविधान संशोधन लाया गया था। इसने अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन करके ये सीमा निर्धारित की कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसी संशोधन ने दल बदल विरोधी कानून को भी मजबूत किया और दल के विभाजन यानी स्प्लिट को अयोग्यता से छूट देने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया। छोटे राज्यों जैसे दिल्ली के लिए मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 यानी मुख्यमंत्री सहित तय की गई है। प्रश्न 362, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? विकल्प हैं ए राज्य सूची, बी समवर्ती सूची, सी संघ सूची, डी अवशिष्ट शक्तियां। सही उत्तर है सी संघ सूची। AFSPA एक ऐसा कानून है जो अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। संघ के सशस्त्र बलों का उपयोग संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है। इसलिए AFSPA जैसा कानून बनाने का अधिकार केवल भारतीय संसद को है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य के राज्यपाल दोनों के पास होती है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के कारण ये कानून अक्सर विवादों में रहता है। प्रश्न 363, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है? विकल्प हैं ए एक मौलिक अधिकार, बी एक कानूनी अधिकार, सी एक मानवाधिकार, डी एक प्राकृतिक अधिकार। सही उत्तर है बी एक कानूनी अधिकार। मूल रूप से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब ये संविधान के भाग 12 में एक नए अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। चूंकि ये अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इसके उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता। प्रश्न 364, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? विकल्प हैं ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
सही उत्तर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसी प्रावधान के आधार पर ली आयोग 1924 की सिफारिशों के बाद 1926 में भारत में पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने न केवल एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोगों और संयुक्त लोक सेवा आयोगों का भी प्रावधान किया। सर रॉस बार्कर इसके पहले अध्यक्ष थे। प्रश्न 365, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का क्या अर्थ है? विकल्प हैं ए, हम आदेश देते हैं, बी, आपके पास शरीर हो सकता है या शरीर को प्रस्तुत करो, सी, रोकना, डी, किस अधिकार से। सही उत्तर है बी, आपके पास शरीर हो सकता है या शरीर को प्रस्तुत करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। ये रिट उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। इसके माध्यम से न्यायालय हिरासत में रखने वाले प्राधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत करे और उसकी हिरासत की वैधता की जांच की जा सके। यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो न्यायालय बंदी को तत्काल रिहा करने का आदेश देता है। ये रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है और इसे मौलिक अधिकारों का बुलवाक कहा जाता है। प्रश्न 366, भारतीय संविधान की मूल प्रति पर किस जानवर का चित्र अंकित है? विकल्प हैं ए, बाघ राष्ट्रीय पशु, बी, सिंह अशोक स्तंभ, सी, हाथी संविधान सभा का प्रतीक, डी, उपरोक्त सभी और कई अन्य। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी और कई अन्य। यह एक रोचक तथ्य है। संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति को नंदलाल बोस और उनके छात्रों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति के विभिन्न दृश्यों और प्रतीकों से सजाया है। इसमें मोहनजोदड़ो के बैल, रामायण और महाभारत के दृश्य, बुद्ध, महावीर, अशोक, विक्रमादित्य, अकबर, शिवाजी, टीपू सुल्तान, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस के चित्रों के साथ साथ सिंह, हाथी, घोड़ा, बाघ जैसे कई जानवरों के चित्र भी शामिल हैं। प्रस्तावना के पृष्ठ को राम दरबार के चित्र से सजाया गया है। ये कलाकृतियां भारत की समृद्ध और विविध विरासत को दर्शाती हैं। प्रश्न 367, भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है ए, भारत के राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, गृह मंत्री, डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है ए, भारत के राष्ट्रपति। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, आमतौर पर गृह मंत्री, शामिल होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिशों पर 1964 में की गई थी। 2003 में इसे एक अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। प्रश्न 368, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं है? विकल्प है ए, गोलकनाथ मामला 1967, बी, केशवानंद भारती मामला 1973, सी, शंकरी प्रसाद मामला 1951, डी, मेनका गांधी मामला 1978। सही उत्तर है सी, शंकरी प्रसाद मामला 1951। पहले संविधान संशोधन को चुनौती देने वाले शंकरी प्रसाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और अनुच्छेद 13 के तहत सामान्य विधायी शक्ति अलग अलग हैं। इसलिए एक संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में कानून नहीं है और इसे इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस दृष्टिकोण को सज्जन सिंह मामले में 1965 में भी बरकरार रखा। हालांकि गोलकनाथ मामले में 1967 में न्यायालय ने अपने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून है। इस विवाद का अंतिम समाधान मूल ढांचे के सिद्धांत के साथ केशवानंद भारती मामले में हुआ। प्रश्न 369,
भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन नॉमिनेशन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विकल्प है ए कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। सही उत्तर है डी आयरलैंड। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। सदस्यों के नामांकन की ये प्रक्रिया आयरिश संविधान से प्रेरित है। राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई है। ये प्रावधान देश के प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को बिना चुनाव लड़े विधायी प्रक्रिया में योगदान करने का अवसर देता है। प्रश्न 370, एक तारांकित प्रश्न स्टार्ड क्वेश्चन और एक अतारांकित प्रश्न में मुख्य अंतर क्या है? विकल्प हैं ए तारांकित प्रश्न केवल लोकसभा में पूछे जाते हैं, बी तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है और इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सी अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, डी तारांकित प्रश्न लिखित में पूछे जाते हैं। सही उत्तर है बी तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है और इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संसद में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तारांकित प्रश्न वे होते हैं जिन पर सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। इन पर एक तारा स्टार लगा होता है। मौखिक उत्तर के बाद सदस्य उस उत्तर से उत्पन्न होने वाले पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसके विपरीत अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित में दिया जाता है और इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। एक दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक अल्प सूचना प्रश्न भी होता है जिसे अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर 10 दिन से कम की सूचना पर पूछा जा सकता है। प्रश्न 371, वित्त विधेयक को संसद में पेश करने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना चाहिए? विकल्प हैं ए 14 दिन, बी 30 दिन, सी 75 दिन, डी 90 दिन। सही उत्तर है सी 75 दिन। वित्त अधिनियम जो सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करता है, उसे संसद में पेश किए जाने के 75 दिनों के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि ये वित्तीय प्रस्ताव समय पर लागू किए जा सकें। प्रश्न 372, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को कुछ मामलों में राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने का अधिकार देता है? विकल्प है ए अनुच्छेद 169, बी अनुच्छेद 200, सी अनुच्छेद 201, डी अनुच्छेद 213। जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास सहमति के लिए आता है तो अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास 4 विकल्प होते हैं: सहमति देना, सहमति रोकना, पुनर्विचार के लिए लौटाना या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। वो ऐसा तब कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है या संविधान के अन्य प्रावधानों के विरुद्ध है। अनुच्छेद 201 उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जब विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है। ये राज्यपाल की एक महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्ति है जो केंद्र को राज्यों के विधान पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है। प्रश्न 373, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं ए संसद की शक्तियों को कम करना, बी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, सी न्यायाधीशों की शक्तियों को बढ़ाना, डी सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करना। सही उत्तर है बी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। न्यायिक सक्रियता का मूल दर्शन यह है कि न्यायपालिका केवल कानूनों की व्याख्या करने वाली एक मूक दर्शक न रहकर सामाजिक परिवर्तन के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाए। इसका उद्देश्य उन लोगों तक न्याय पहुंचाना है जो सामाजिक, आर्थिक या अन्य कारणों से न्याय प्रणाली तक नहीं पहुंच पाते हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यपालिका और विधायिका को जवाबदेह बनाना है। जनहित याचिका यानी PIL न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रमुख साधन है। हालांकि जब न्यायपालिका अपनी सीमाओं से आगे जाकर विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप करती है तो इसे न्यायिक अतिक्रमण यानी जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है।
कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख कौन होता है और ये किसके सीधे नियंत्रण में काम करता है? विकल्प है ए गृह सचिव गृह मंत्री के अधीन, बी कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री के अधीन, सी वित्त सचिव वित्त मंत्री के अधीन, डी प्रमुख सचिव राष्ट्रपति के अधीन। सही उत्तर है बी कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री के अधीन। कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार का एक सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय है जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो भारत का वरिष्ठतम सिविल सेवक आईएएस अधिकारी होता है। ये सचिवालय केंद्रीय मंत्रिमंडल को सचिवीय सहायता प्रदान करता है और सरकार के मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय दोनों ही प्रधानमंत्री को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करते हैं, लेकिन दोनों की भूमिकाएं अलग-अलग होती हैं। प्रश्न 375 संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? विकल्प हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। सही उत्तर है डी ब्रिटेन। संसद और उसके सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां जिनका उल्लेख अनुच्छेद 105 में है, ब्रिटिश संसदीय परंपरा से ली गई हैं। इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य संसद की स्वतंत्रता, गरिमा और प्रभावशीलता को बनाए रखना है ताकि सदस्य बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इन विशेषाधिकारों में सदन में बोलने की स्वतंत्रता और सिविल मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति प्रमुख हैं। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन जैसी अन्य कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी ब्रिटेन से ही ली गई हैं। प्रश्न 376 लोकसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर है सी भारत के राष्ट्रपति। आम चुनाव के बाद जब नई लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। प्रोटेम एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है कुछ समय के लिए। इनका मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और नए स्थायी अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करना है। जैसे ही नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाते हैं। प्रश्न 377 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय गृह मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से। सही उत्तर है बी केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक स्टैट्यूटरी निकाय हैं, संवैधानिक नहीं। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। इन सभी 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी के पदेन अध्यक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। संबंधित क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं, जो बारी बारी से उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। पूर्वोत्तर परिषद का गठन एक अलग संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत किया गया था। प्रश्न 378 संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है? विकल्प है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143। सही उत्तर है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। इसके 2 मुख्य निहितार्थ हैं। पहला, इसके निर्णय और कार्यवाही हमेशा के लिए रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और उनका साक्ष्य के रूप में महत्व होता है। उन्हें किसी अन्य अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, इसके पास अपनी अवमानना यानी कॉन्टेम्प्ट के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को भी अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है। न्यायालय की अवमानना सिविल यानी न्यायालय के आदेश की अवज्ञा या आपराधिक यानी न्यायालय के अधिकार को कम आंकना हो सकती है। प्रश्न 379
विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? विकल्प हैं ए संवैधानिक निकाय, बी सांविधिक निकाय, सी न तो संवैधानिक और न ही सांविधिक एक कार्यकारी निकाय, डी एक निजी संस्था। सही उत्तर है सी न तो संवैधानिक और न ही सांविधिक एक कार्यकारी निकाय। विधि आयोग एक गैर सांविधिक और गैर संवैधानिक निकाय है। ये एक निश्चित कार्यकाल के लिए भारत सरकार के एक आदेश द्वारा गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका मुख्य कार्य कानूनी सुधारों के लिए अनुसंधान करना और सरकार को सिफारिशें देना है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में MCC सेतलवाड की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। विधि आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं। प्रश्न 380, किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया? विकल्प है ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, सी न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ, डी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। सही उत्तर है सी न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ। 24 अगस्त 2017 को न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का एक अंतर्निहित और अभिन्न अंग है और ये एक मौलिक अधिकार है। इस निर्णय ने भारत में डेटा संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहस को एक नई दिशा दी। यह अधिकार भी असीमित नहीं है और इस पर कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रश्न 381, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है? विकल्प हैं अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A। सही उत्तर है अनुच्छेद 47। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 47 राज्य पर 2 प्रमुख कर्तव्य लगाता है। पहला, अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों और दवाओं के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करना। ये एक गांधीवादी सिद्धांत है जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। भारत के कई राज्यों ने इसी अनुच्छेद के आधार पर शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए हैं। प्रश्न 382, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, वह किस अनुच्छेद में है? विकल्प हैं अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। सही उत्तर है अनुच्छेद 352। दिलचस्प बात यह है कि मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में कहीं भी नहीं था। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप में ऐसी सलाह दे। मंत्री परिषद एक व्यापक निकाय है जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा और अधिक शक्तिशाली निकाय है जिसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ये संशोधन 1975 के आपातकाल के अनुभव के बाद एक सुरक्षा उपाय के रूप में जोड़ा गया था। प्रश्न 383, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों यानी फाइनेंशियल रिलेशंस का उल्लेख किस भाग में किया गया है? विकल्प है ए भाग 10, बी भाग 11, सी भाग 12, डी भाग 13। सही उत्तर है सी भाग 12। संविधान का भाग 12 यानी अनुच्छेद 264 से 300A केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है। इसमें करों के आवंटन, अनुदान, ऋण लेने की शक्तियों, वित्त आयोग की स्थापना और संपत्ति के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। भारत में वित्तीय संघवाद को मजबूत करने में वित्त आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न 384, लोकसभा अध्यक्ष के पद और भूमिका के संबंध में क्या सत्य है? विकल्प हैं वे सदन का सदस्य बने बिना अध्यक्ष चुना जा सकता है,
वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, उसे सदन के प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है, वे सदन में किसी भी विधेयक पर पहले मतदान करता है। सही उत्तर है, उसे सदन के प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव को सदन की तत्कालीन कुल सदस्य संख्या के बहुमत यानी जिसे प्रभावी बहुमत कहा जाता है से पारित किया जाना चाहिए। वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, न कि राष्ट्रपति को। वे केवल मत बराबर होने की स्थिति में ही निर्णायक मत देता है, पहले नहीं। अध्यक्ष बनने के लिए उसका लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रभावी बहुमत का अर्थ है सदन की कुल संख्या माइनस रिक्तियों की संख्या का 50% से अधिक। जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, लेकिन उसे बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। प्रश्न 385 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को सामान्यतः कितने वर्ष भारत में रहना आवश्यक है? विकल्प है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। सही उत्तर है 7 वर्ष। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को आवेदन करने से ठीक पहले कम से कम 7 वर्ष तक भारत में निवास करना आवश्यक है। ये उन लोगों के लिए है जो वंश के आधार पर नागरिक नहीं है लेकिन भारतीय मूल के हैं। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए ये अवधि सामान्यतः 12 वर्ष है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने कुछ विशिष्ट मामलों में इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। 386 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए. लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, बी. सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए आरक्षण, सी. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, डी. पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। सही उत्तर है सी. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। यह एक ऐतिहासिक संशोधन है जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी लागू होगा। यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। यह आरक्षण प्रारंभ में 15 वर्षों की अवधि के लिए लागू होगा, जिसे संसद बढ़ा सकती है। प्रश्न 387 शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां संघ, राज्य, समवर्ती संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? विकल्प हैं 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। सही उत्तर है सी. 7वीं अनुसूची। संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। इसमें 3 सूचियां हैं: संघ सूची, जिस पर केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची, जिस पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। विषयों की संख्या समय के साथ बदल सकती है। 8वीं अनुसूची भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। प्रश्न 388 किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? विकल्प हैं अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 11। संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 हैं। अनुच्छेद 11 संसद को यह पूर्ण शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है, जिसमें समय समय पर संशोधन किए गए हैं।
यह प्रावधान दर्शाता है कि नागरिकता एक गतिशील विषय है जिसे संसद समय की जरूरतों के अनुसार विनियमित कर सकती है। प्रश्न 389। भारत के प्रथम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन थे? विकल्प हैं सी के दफ्तरी, निरेन डे, एमसी सीतलवाड़, सोली सोराबजी। सही उत्तर है सी एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता थे जिन्हें स्वतंत्र भारत का पहला महान्यायवादी नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1950 से 1963 तक सबसे लंबे समय तक इस पद पर कार्य किया। वे भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। प्रश्न 390। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? विकल्प हैं 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949। सही उत्तर है सी 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने अपनी चौथी बैठक के दौरान 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को अपनाया था, जो भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 से कुछ ही दिन पहले था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। प्रश्न 391। बिना विधानसभा का सदस्य बने कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक राज्य का मंत्री बना रह सकता है? विकल्प हैं ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 वर्ष, डी जब तक राज्यपाल चाहें। सही उत्तर है बी 6 महीने। संविधान का अनुच्छेद 164(4) ये प्रावधान करता है कि कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि तक राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि एक गैर सदस्य भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होना होगा। यही समान प्रावधान यानी अनुच्छेद 75(5) केंद्र में संघ के मंत्रियों के लिए भी लागू होता है। यह प्रावधान विशेषज्ञों को भी सरकार में शामिल होने का अवसर देता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 समता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह राज्य को किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। यह दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के संबंध में भी भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। हालांकि यह अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता है, यानी सकारात्मक भेदभाव। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 365। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 360। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों पर निर्देश दे सकती है और राष्ट्रपति न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश दे सकते हैं। भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। प्रश्न 394, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प हैं ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर B.R. अंबेडकर, सी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी. जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है सी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पररी चेयरमैन चुना गया था। उन्होंने ही इस ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता की थी। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन चुना गया था। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था। प्रश्न 395, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? विकल्प हैं ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. ब्रिटेन, सी. फ्रांस, डी. रूस पूर्व USSR। सही उत्तर है सी. फ्रांस। भारतीय संविधान ने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, और प्रस्तावना में उल्लेखित 3 महान आदर्श स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर अपनाए हैं। न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श रूसी क्रांति से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य भी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। प्रश्न 396, भारतीय संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है? विकल्प हैं ए. प्राक्कलन समिति, बी. लोक लेखा समिति, सी. सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, डी. विभागीय स्थायी समिति। सही उत्तर है बी. लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC का गठन पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था। ये भारतीय संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसका मुख्य कार्य CAG की रिपोर्टों की जांच करना और ये सुनिश्चित करना कि सरकारी धन संसद की मंजूरी के अनुसार ही खर्च किया गया है। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया था। सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। प्रश्न 397, राइट टू रिकॉल का क्या अर्थ है? विकल्प हैं ए. चुनाव लड़ने का अधिकार, बी. मतपत्र को अस्वीकार करने का अधिकार, सी. चुने हुए प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले वापस बुलाने का अधिकार, डी. सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सही उत्तर है सी. चुने हुए प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले वापस बुलाने का अधिकार। राइट टू रिकॉल प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उपकरण है जिसके तहत मतदाताओं को ये अधिकार दिया जाता है कि यदि वे अपने चुने हुए प्रतिनिधि के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं तो वे एक प्रक्रिया के माध्यम से उसे उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटा सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर राइट टू रिकॉल का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों ने स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्तर पर इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया है, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रश्न 398, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? विकल्प हैं ए. 97वां संशोधन, बी. 99वां संशोधन, सी. 100वां संशोधन, डी. 101वां संशोधन। सही उत्तर है बी. 99वां संशोधन। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की थी। हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में इस संशोधन को ये कहते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।
इस निर्णय के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली फिर से बहाल हो गई। ये निर्णय न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के टकराव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रश्न 399, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? विकल्प हैं अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 52। संविधान के भाग 5 संघ की शुरुआत अनुच्छेद 52 से होती है, जो बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है, जो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता है। एक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। प्रश्न 400, संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश की संवैधानिक प्रणाली से ली गई है? विकल्प हैं ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान। सही उत्तर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत ये स्थापित करता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सरकार के सभी अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इसके अधीन है। कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। ये सिद्धांत अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता है और इसे भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का कार्य न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय करता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम थोड़े से मोटिवेट रहें और आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।